हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आगामी सितंबर 2020 में राहु केतु की जो ट्रांजिट शुरू होने जा रही है वृषभ में और वृश्चिक राशि में, उसकी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को राहु और केतु के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो नॉलेजेस हैं, जिससे हम राहु और केतु के फलादेश को जज कर सकते हैं। कैसे जज करना है, राहु केतु क्या है, ये कैसे रिजल्ट्स देते हैं और अनुमानित राहु केतु की पोजीशंस और एक्चुअल राहु केतु की पोजीशन में क्या अंतर है। दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इस सीरीज़ में आपको, सीरीज़ की पहली वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, राहु और केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं, ये पिंड ग्रह नहीं होते हैं। ये अगर शुभ भाव में हो जैसे केंद्र और त्रिकोण में, और अपने मित्र ग्रहों की राशियों में हो जैसे बुध की, शुक्र की, शनि की या उच्च की राशियों में हो तो ये शुभ फल देते हैं। अगर ये उपाच्य भावों में हो जैसे तीसरे भाव में और एकादश भाव में, तो भी ये मेहनत मशक्कत करा करके शुभ फल दे देते हैं। इसके अतिरिक्त राहु केतु अगर अशुभ भावों में पड़े हों जैसे त्रिक भावों में हो, छठे में, आठवें में या 12वें में, तो ये शुभ फल कभी भी नहीं देते। अगर राहु केतु नीच की राशियों में हो तो भी ये शुभ फल कभी नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त राहु केतु के रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले एक डिपॉजिटर थ्योरी होती है जो राहु केतु के ऊपर अप्लाई होती है। राहु केतु जिस भाव में बैठे हों, मान लीजिए राहु और केतु शुभ भावों में बैठे हैं आपकी जन्म लगन कुंडली में, केंद्र में और त्रिकोण में, ठीक है, और वो अपने मित्र ग्रह की राशियों में भी बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पर राहु, मान लो किसी के यहाँ राहु बैठा हुआ है, ये दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है, ये भाव अच्छा है, बुरा नहीं है। अपने गुरु की राशि में बैठा है राहु, शुक्र की। अब इसको डिपॉजिटर थ्योरी के अनुसार ये है कि अगर शुक्र की पोजीशन कहीं गड़बड़ नहीं है, अगर शुक्र भी अच्छी जगह बैठा है, मान लो केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तो उस अवस्था में जो राहु है यहाँ पर बैठा हुआ शुभ फल देगा आपको। तो अगर जो है शुक्र की पोजीशन कहीं गड़बड़ होगी, जैसे शुक्र छठे भाव में आ गया, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु चाहे वो शुभ भाव में बैठा हो चाहे अपने मित्र की राशि में बैठा हो, परंतु अगर उसका डिपॉजिटर भावेश कहीं त्रिक भावों में या नीच की राशि में चला गया या अस्त हो गया, तो राहु केतु के जो शुभ फल हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, वो अपनी शुभताओं को खो देंगे। इस थ्योरी को डिपॉजिटर थ्योरी बोलते हैं। तो राहु केतु की जो फलादेश हैं जो मैं अपनी आगामी सीरीज़ में देने जा रहा हूँ, वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होंगे जो राहु केतु के रिजल्ट्स को जज करने में अप्लाइड होते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु शुभ भावों में होने चाहिए, केंद्र और त्रिकोण। राहु केतु अपने मित्र ग्रहों की राशियों में होने चाहिए जैसे बुध, शुक्र, शनिचर या उच्च की राशियों में। राहु केतु त्रिक भावों में नहीं होने चाहिए, राहु केतु नीच की राशियों में नहीं होने चाहिए, राहु केतु अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में नहीं होने चाहिए जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। केतु बृहस्पति की धनु की राशि में उच्च का होता है, वो एक अपवाद है, वहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट दे देता है, परंतु भाव शुभ होना चाहिए, ये बात फिर मैं रिपीट करूँगा। उसके अतिरिक्त राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं, चाहे वो शुभ भाव हैं चाहे उनके मित्रों के भाव हैं, उनके मित्र की उस भाव के जो लॉर्ड है, जो हाउस का लॉर्ड है, जो भावेश है, उसकी स्थिति भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो भी नीच का नहीं होना चाहिए, वो भी त्रिक भावों में नहीं होना चाहिए और वो अस्त भी नहीं होना चाहिए। ये इतने सारे प्रिंसिपल जब राहु केतु के ऊपर अप्लाइड हो जाते हैं सक्सेसफुली, तब कहीं जाकर के राहु और केतु किसी कुंडली में शुभ फली होते हैं। यही वजह है कि राहु केतु को सबसे ज़्यादा मारक ग्रह और अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। इतने सारे जो मैंने 3 प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, ये जल्दी से हर कुंडली में क्वालिफाई नहीं होते हैं। कहीं एक मैच होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं तीनों ही नहीं होते हैं। इस तरह से ज़्यादातर कुंडलियों में राहु केतु मारक और अशुभ होते हैं, और यही हमारे जीवन में मुख्यतः संघर्ष, दुख और पीड़ा के कारक भी माने जाते हैं। तो ये थी दोस्तों 3 प्रिंसिपल्स, 3 नियम जिसके आधार पर राहु केतु के फलादेश हमको करने होते हैं। अब चौथी बड़ी बात जो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होती है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 1998-99 तक, 2000 से पहले का जो टाइम था, उसमें कंप्यूटर और कैलकुलेशंस वगैरह कितना प्रचलन नहीं था, तो हाथ से ही ज्योतिष जो हमारे होते थे वो गणनाएं करते थे। तो हाथ से हम बहुत मैन्यूट लेवल पर जाकर के गणनाएं नहीं कर सकते हैं, वो ये ह्यूमन लेवल पर पॉसिबल नहीं है। तो उस जो भी हमारी पुरानी कुंडलियां थी, जो आज अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एस्ट्रोलॉजी के ऐसे हैं जो राहु और केतु की अनुमानित पोजीशन बताते हैं,
एस्टिमेटेड या मीन पोजीशन जो राहु केतु की है वो बताते हैं। एक्चुअल राहु केतु की जो पोजीशन होती है उसको ट्रू राहु और ट्रू केतु की पोजीशंस के नाम से जाना जाता है। आज की तारीख में कुछ एप्लीकेशंस हैं आपको एंड्रॉयड मार्केट में मिल जाएंगी और कुछ वेबसाइट भी है जो राहु केतु की ट्रू पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जो मिन्यूट लेवल पर जाकर के कैलकुलेट की गई होती है वो आपको बताती है। वो मेरे पास बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं एनालिसिस के लिए जिसमें लोग कहते हैं कि सर हमारे तो राहु जो है कुंडली में पहले भाव में बताया गया है और वहाँ गुरु चंडाल दोष बन रहा है, आप कह रहे हो कि तुम्हारा राहु तो 12वें में आ रहा है, अभी सॉरी सेकंड हाउस में आ रहा है, अभी वो तो फर्स्ट हाउस में आया ही नहीं है। एक्चुअली वो बंदा जो बता रहा है उसकी जो कुंडली में राहु केतु की पोजीशन है वो एस्टिमेटेड राहु केतु की पोजीशन है, जिसको हम अनुमानित कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं राहु केतु के, मीन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं राहु केतु के। जो मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारा लगन में राहु नहीं है, सेकंड हाउस में है, 7th हाउस में केतु नहीं है, 8th हाउस में है, वो मैं उसको ट्रू एक्चुअल राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन बता रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ उसमें मैं राहु केतु की ट्रू पोजीशंस ही चेक इन करता हूं, चेक करके ही मैं फलादेश करता हूं। मैं कभी भी राहु केतु की अनुमानित एस्टिमेटेड पोजीशंस के आधार पर राहु केतु का फलादेश नहीं करता हूं। राहु केतु के फलादेश में ये भी एक बहुत बड़ा पेज होता है कि 90% कुंडलियों में राहु केतु की जो पोजीशन दिखाई गई होती है वो मीन और एस्टिमेटेड होती है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर भी मीन राहु केतु की पोजीशन के आधार पर ही हमको उनके फलादेश दे देते हैं। तो परंतु एक्चुअल हमको ट्रू जो एक्चुअल पोजीशन है राहु केतु की, ट्रू राहु ट्रू केतु वही कंसिडर करने हैं। ऐसी एक वेबसाइट मैं जानता हूं जो ट्रू राहु केतु की पोजीशन आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद बता देगी। उस वेबसाइट का नाम है drickpanchang.com, DRIK drickpanchang.com। ये वेबसाइट पर अगर आप जाइए, वहाँ पर आप डेली पंचांग में जाइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, ईयर ऑफ बर्थ डालिए, तो वो बता देगा कि आपकी राहु केतु की ट्रू पोजीशन क्या है, उसके ट्रू डिग्रीज क्या हैं और उसके ट्रू कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बहुत बार राहु केतु एस्टिमेटेडली जो है, जब राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो कई बार उनकी जो एस्टिमेट पोजीशन होती है उसके आधार पर वो राशि परिवर्तन कर चुके होते हैं, परंतु ट्रू राहु और केतु की जो पोजीशन के हिसाब से वो अभी भी पुरानी वाली जगहों पर ही होते हैं। तो फिर इस तरह से फलादेश में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, बहुत बड़ी गड़बड़ आ जाती है। अगर एस्टिमेटेड पे वो लगन में और सप्तम में केतु है, लगन में राहु है, तो ये कुछ और कहानी बहुत बताएंगे, ये कुछ और फलादेश बताएंगे। परंतु अगर ट्रू पोजीशन उनकी 2nd और 8th हाउस में है तो वो व्यक्ति को फलादेश 2nd और 8th हाउस के फील होते रहेंगे। सारी जिंदगी कल्पनाएँ वो पहले और 7वें भाव की ही करता रहेगा, भविष्यवाणियाँ वो ज्योतिषियों से पहले और 7वें भाव की लेता रहेगा, उपाय भी वो 1st और 7th हाउस के हिसाब से करता रहेगा, फल उसको मिलेंगे 2nd और 8th हाउस के। तो इसीलिए हमेशा राहु केतु की ट्रू पोजीशंस को ही आपने कंसिडर करना है, मेन अनुमानित एस्टिमेटेड पोजीशन को नहीं कंसिडर करना है। तो दोस्तों, राहु केतु की जो सीरीज़ है ट्रांजिट की शुरू करने से पहले मैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने ऑडियंस से शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।